गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 2 वह आवाज पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको कवि परिचय बता रही हूँ। एक चीज और मैं पहले बताना चाहती हूँ कि जो पद में होता है, जो कविता में होता है, उसको हम बोलते हैं पद्यांश। जो गद्य में लिखा रहता है, जो साधारण वाक्य में लिखा रहता है, उसको हम बोलते हैं गद्यांश। और जो कहानी के रूप में लिखा जाता है उसको हम कहते हैं कहानी। तो ये कवि वह आवाज के कवि जो है विष्णु प्रभाकर जी, इन्होंने वह आवाज एक कहानी लिखी है। तो उनका प्रस्तुत कहानी के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। उनका जन्म 21 जून सन 1912 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मीरापुर गांव में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 11 अप्रैल सन 2009 में हुई। इन्होंने नाटक मंडली में भी कार्य किया और ये आकाशवाणी के नाट्य निर्देशक भी रहे। इनके साहित्य के लिए इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। इन्हें सम्मानित किया गया पद्म भूषण से। तो ये आपका हो गया कवि परिचय। विष्णु प्रभाकर जी ने क्या लिखा है? वह आवाज क्या है? एक कहानी है। कहानी क्या है कि जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे अंदर एक भावना पैदा होती है कि हमें कैसा काम करना चाहिए। हमारी आंतरिक हमारे अंदर से ये आवाज आती है कि हमें कैसा काम करना चाहिए। अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हमें एक आत्मसंतुष्टि हो, खुशी होती है। सब लोग हमारी बात से सहमत होते हैं। सब लोग हमको प्यार करते हैं, हमको आदर देते हैं, हमको सम्मान देते हैं। और अगर हम गलत काम करते हैं तो इसके विपरीत हम लोगों का हमारे प्रति व्यवहार होता है। तो जब हम कोई काम करते हैं या हम कुछ बोलते हैं तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी करें, जो भी सोचें या किसी के साथ हम अगर बातचीत भी करते हैं तो हमें सोच समझ करके करना चाहिए। क्योंकि वही कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि हमें अपने आप पर भी क्रोध आता है और हमें अपने आप से ही नफरत होने लग पड़ती है। तो वह आवाज़ जो है उसी से संबंधित ये कहानी है। वह आवाज़ एक बच्चा होता है, मैं सारांश में बता रही हूँ, मैं सारांश पढ़ूंगी। एक बच्चा होता है मंटू नाम का, जिसके घर में उनके चाचा जी आने वाले होते हैं। उनकी माँ मंटू के चाचा के लिए तरह तरह के पकवान बना करके रखती है, मेज पर सजाती है कि जब आएंगे मंटू के चाचा तो सब लोग मिलकर के खाएंगे। समोसे बनाती है, मिठाई लाती बाजार से और रसगुल्ले हैं, सब कुछ वो लगाती है। फ्रूट्स वगैरह टेबल पे लगा करके चली जाती है। जब मंटू स्कूल से घर वापस आता है तो अपनी माँ को नहीं पाता है। इधर उधर देखते हैं, जब उसको माँ नहीं दिखाई देती तब उसके मन में एक ख्याल, अच्छी अच्छी चीज़ें मेज पर सजी हुई देख करके, मेज पर रखी हुई चीज़ों को देख करके उसके मन में आ जाता है कि हम कुछ ना कुछ लेकर के खा लें। तो वो एक फल लेता है और एक रसगुल्ला ले लेता है और दोनों चीज़ें खा लेता है। अपनी माँ को भी नहीं बताता और ना ही, पहली बात तो उसने अपनी माँ से पूछा नहीं था, माँ घर में नहीं थी, उससे माँ से नहीं पूछा, ऐसे खा लिया। लेकिन उसकी अंतरात्मा उसी कहने लगी कि मंटू तुमने जो किया है बहुत गलत किया है, ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए। बिना माँ से पूछे कोई चीज़ तुम्हें नहीं खानी चाहिए। वो अपने मन की बात किसी को नहीं बताता कि मेरे मन में कितनी पीड़ा है, मुझे कितनी तकलीफ है। मैंने बिना माँ से पूछे ले गया, एक बिना पूछे कोई चीज़ लेना ये एक चोरी के बराबर होता है। वो अपने मन में सोचता है कि मैंने चोरी की है। इससे उसके अंदर बहुत ही ग्लानि होती है, अपने प्रति अपनी घृणा होने लगती है कि मैंने क्या किया। मुझे थोड़ा सब्र रखना चाहिए था, मुझे थोड़ा सा अपनी माँ का इंतज़ार करना चाहिए था, तब मुझे उठा करके तब माँ से पूछ करके खाना चाहिए था। दूसरे दिन क्या होता है कि उसके स्कूल के सर जो हैं वो होमवर्क देते हैं गणित का सवाल करने के लिए, मैथ जिसको हिंदी
माँ ही उसको पूरा करके दे देती है। क्लास में जब अध्यापक देखते हैं तो उसके सारे सवाल सही होते हैं। अध्यापक मोंटू की बहुत प्रशंसा करते हैं कि मोंटू तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारे पूरे सवाल सही हैं। लेकिन उसको वो जो बच्चों के सामने अध्यापक ने जो उसकी प्रशंसा की थी उससे उसको खुशी नहीं हुई। क्यों नहीं खुशी हुई? क्योंकि उसने अपनी माँ से कराया था, उसने स्वयं नहीं किया था। अगर वो स्वयं करता तो वो खुश होता। उसने अपना काम स्वयं नहीं किया था, उसकी माँ ने किया था, इसलिए उसको प्रसन्नता नहीं हुई। फिर उसने बड़ी हिम्मत करके अपने अध्यापक को सच बता दिया कि अध्यापक जी, मैंने अब ये सवाल मैंने अपने आप नहीं किया, ये मैंने अपनी माँ से कराया। थोड़ी देर तक अध्यापक सोच में पड़ गए। फिर भी उन्होंने मोंटू को शाबाशी देते हुए कहा, इस कोई बात नहीं मोंटू, अगर तुमने अपनी माँ से भी कराया है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, क्योंकि तुमने सच बोला है। तुमने सच बोला है, इसलिए मुझे खुशी है, मुझे प्रसन्नता है। इस बात का मुझे दुख नहीं कि तुमने अपना काम स्वयं नहीं किया, मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि तुमने सच बोला है। इस बात को सुनकर के उसका मन हल्का होता है। उस अपने मन में सोचता है कि मुझे अपनी माँ को भी जाके ये बताना चाहिए कि माँ, मैंने इसमें एक रसगुल्ला खाया है और एक चीकू जो एक प्रकार का फल होता है वो खाया। घर जाता है, अपनी माँ को बताता है कि माँ, मैंने बिना आपकी आज्ञा के, बिना आपकी से पूछे मैंने इसमें से एक फल खाया है, चीकू, और एक रसगुल्ला खाया। माँ भी उसकी गलतियों को माफ़ कर देती है क्योंकि उसने सच बता दिया। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें कभी भी बिना पूछे कोई चीज़ लेनी नहीं चाहिए। अगर आपने लिया है तो आप उसके लिए क्षमा मांगिए, सच्चाई बताइए, क्षमा मांगिए। हर कोई आपकी गलतियों को माफ़ कर देगा। ये आवाज़ है, ये आवाज़ उसके अंदर कहाँ से आती है? उसकी अंतरात्मा कहती है कि सच बोलो, झूठ मत बोलो। ये उसके अंदर की आत्मा कहती है। तो इसी तरह हम भी जब कोई काम करते हैं तो आप भी जब कोई काम करते होंगे तो आपके मन में भी या फीलिंग आती है, आपके अंदर भावना जागृत होती, अरे जल्दी से ही काम कर लेंगे, काम मैं सही करूँ ताकि माँ खुश हो जाए या अध्यापक खुश हो जाए या पापा खुश हो जाए। आप ये भावना आपको कहाँ आती है? ईश्वरीय देने जो आंतरिक अंदर से आपकी हृदय से ये भावना उठती है। तो ये जो बात है वह आवाज़ उसी से हमारी आंतरिक आवाज़ से संबंधित है। हमारे अंदर जो भावना उठती है कि हमें कैसे करना चाहिए, ये उसी से संबंधित बात है। अब मैं आपको देखिए, हर प्रश्न है, हर किसी के भीतर एक गीत होता है का क्या अभिप्राय? इसका अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति में एक अनुभूति होती है, भावना, एक अच्छी फीलिंग। अनुभूति मतलब एक अच्छी जिज्ञासा होती है जो बहुत ही कुदरती, जो हमें हमेशा अच्छे काम करने की प्रेरणा देती है और बुरे काम करने को रोकती है। लेकिन जब हम अपने मन की बात को भी नहीं समझते हैं और उसके विपरीत काम करते हैं तो हमें उसके लिए दंड मिलता है। हमारे लोग हमको बुरा भला कहते हैं, हमारे माँ बाप हम पर गुस्सा करते हैं। इसलिए हमें कभी भी कोशिश ये होनी चाहिए कि कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे लोग हमको बुरा भला कहें। तो हमारे अंदर की जो भावना और जो हमारे अंदर की जिज्ञासा होती वही एक अनुभूति होती है जो हमें काम करने की प्रेरणा देती है। सबको अपने मन की बात सुननी चाहिए। इस बारे में आपका क्या विचार है? जीवन में आत्मविश्लेषण का बहुत महत्व है। आत्मविश्लेषण का मतलब क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इस प्रकार की सोच को आत्मविश्लेषण करती है। इसलिए हमें कौन सा काम करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, बुरा करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, आत्मविश्लेषण की भावना सब में होती है। सब लोग को इतना ईश्वरीय शक्ति या बुद्धि दी है भगवान ने कि वो ईश्वर से जो बुद्धि हमें प्राप्त, वो हमें सोचने समझने की प्रेरणा देती है कि हमें कैसा काम करना चाहिए। उसी को ही हम आत्मविश्लेषण करते हैं। तो जीवन में आत्मविश्लेषण का बहुत महत्व है। इसके द्वारा हम स्वयं में सुधार कर सकते हैं, अच्छे बुरे का
निर्णय कर सकते हैं। हमारा मन हमें बुरे काम करने से रोकता है। हमारा मन हमें बुरा काम करने से कैसे रोकता है? प्रत्येक काम करते समय हमारा मन उसकी अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में बताता है। अगर हम कोई काम करते हैं, जैसे किसी बच्चे का या बिना अध्यापक के पूछे आप कक्षा के बाहर जाते हो, किसी से बात करते हो, तो ये क्या होगा? ये अनुशासनहीनता कहते हैं। ये उचित नहीं है। आप किसी का सामान बिना पूछे लेते, ये भी गलत है। तो हमारे अंदर ये हमको मालूम है, हमारे अंदर इतनी बुद्धि है, हम सोच सकते हैं कि हम ये अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। अगर हम बिना पूछे किसी से, किसी के बैग से या किसी के यहाँ जाते हैं, कोई सामान उठा लेते हैं, तो ये हमें मालूम है, हमारी इतनी बुद्धि ईश्वर ने दी है कि हमें मालूम कि हम जो काम कर रहे हैं वो गलत है। तो इसलिए जो सोचने समझने की शक्ति जो ईश्वर की तरफ से प्राप्त हुई है, जो ईश्वरीय देन है, उसके द्वारा हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान होता है। यदि गलत काम हो तो मन कहता है कि इसे मत करो, और हम गलत काम तभी करते हैं जब हम अपने मन की बात नहीं सुनते। हमें मालूम है कि हम चोरी करना गलत है, झूठ बोलना पाप है, फिर भी हम करते हैं। तो इसके लिए कहते हैं, हम क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हम अपने मन की बात को नहीं मानते। हमारा मन कहता है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर इतनी सोच समझ है, इतनी ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है कि हम सोच सकते हैं कि कौन सा काम गलत है, कौन सा काम सही है। और अगर इतना ज्ञान होते हुए भी अगर हम गलत काम करते हैं, तो ये हमारे द्वारा मन की बात को न मानने पर होता है, क्योंकि हम अपने मन की बात को नहीं मानते हैं। देखिए, साहित्य परिचय आप लोग कभी परिचय लिखेंगे, कभी परिचय मैंने दे दिया है, और उसके बाद पीछे साहित्यिक परिचय दिया हुआ है। विष्णु प्रभाकर हिंदी के प्रतिष्ठित नाटककार और कहानीकार हैं। उपन्यास अर्धनारीश्वर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में अधिक ख्याति इनकी जीवनी हमारा मसीहा के कारण मिली। जीवनी लघु कथा साहित्य में लिखी। पहली लघु कथा साक्षरता मुंशी प्रेमचंद की हंस पत्रिका में जनवरी 1939 में छपी। लघु कथा संग्रह जीवन पराग आपकी कृपा है और कौन जीता कौन हारा। इनकी कहानियों में मनुष्यों के बीच बन रही दूरी पर सहज व्यंग है। इनकी कुछ रचनाएं सांप्रदायिक भेदभाव को भुलाने की प्रेरणा देती है। ये रचनाएं अपनी सजगता, सरलता और सहजता के लिए प्रसिद्ध है। कठिन शब्द हैं तलाश, खोज, डांट लाना, क्रोध में बोलना यानी गुस्सा किसी पर गुस्सा करवाना। डांट पिलाना का होता है आश्चर्य, पेट में चूहे कूदना, भूख लगना, बहुत जोर से भूख लगना। आप घर जाते हो तो आप जल्दी से बैग रखते हो, आपको भूख लग रही थी जोर से, तो आप जल्दी से बैग रखते हो, खाने के लिए ढूंढने लग पड़ते हो कि हमको खाना मिले या कुछ ऐसी चीज़ मिले जिससे हमें थोड़ा संतोष मिले, आपकी संतुष्टि मिले। तो पेट में चूहे कूदने का अर्थ होगा मुहावरा है ये, और इसका अर्थ होगा बहुत जोर से भूख लगना। तलखी लापरवाही, पीठ थपथपाना, प्रशंसा करना, हल्का हो जाना, बोझ हट जाना। जब हम सच बोल देते हैं तो हमारे मन का, या हम जब कोई काम कर लेते हैं कि हाँ हमने बहुत अच्छा काम कर लिया, अब हमको अध्यापका से डांटे मिलेगी। अगर आपने स्कूल का काम पूरा कर लिया है तो आपको संतुष्टि होगी, मन हल्का हो जाएगा कि हमको टीचर से डांटे मिले, मेरा काम पूरा है, सब लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। तो इस तरह की जब हमारे अंदर भावना आने पड़ती तो हमारा मन हल्का हो जाता है। या अगर हमें कोई दुख होता है और कोई हमारी मदद कर देता है या हमें कोई सद्भावना देता है तो भी हमारा मन हल्का हो जाता है। या हमारे मन में अगर कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई पीड़ा है और दूसरों को हम बताते हैं और दूसरा व्यक्ति आपको उसका सही हल या राय देता है तो भी आपका मन हल्का हो जाता है। अब देखिए, ये सारांश मैंने आपको बता दिया है
ये सारांश दिया हुआ है, सारांश मैंने आपको बता दिया है। अब आगे देखिए संदर्भ से भावार्थ देखिए, ये भावार्थ दिया हुआ है, एक मैं पढ़ के बता देगी, दूसरा आप लोग देख लीजिएगा। गद्यांश से तब तक वह मेज के बिल्कुल पास आ चुका था, अब वह सब कुछ भूल गया। उसने हाथ बढ़ाकर चिक्कू खाया, एक रसगुल्ला लिया और इधर उधर देखकर उसने दोनों चीजें खाई, लेकिन बार बार उसे ऐसा लगता रहा जैसे किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा। मंटू, तुमने ठीक काम नहीं किया, ये चोरी है, तुमने माँ से नहीं पूछा। अब कोई भी अगर आप पंक्तियों का अर्थ लिखते हो, व्याख्या करते हैं, पद का मैंने आपको बताया, कविता का हम लिखते हैं गद्यांश और भावार्थ। पद का जो कविता होती है उसका हम प्रसंग लिखते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं भावार्थ। और जब हम गद्य का लिखते हैं तब हम लिखते हैं व्याख्या। प्रसंग लिखते हैं, उसके बाद हम व्याख्या लिखते हैं। तो प्रसंग में दिया हुआ है, लेखक का परिचय दिया हुआ है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, परिचय दिया है कि ये विष्णु प्रभाकर जी हिंदी के प्रतिष्ठित नाटककार और कहानीकार हैं। इस कहानी में उन्होंने एक बालक के माध्यम से आत्म विश्लेषण के लिए प्रेरित किया गया है। इस गद्यांश में बालक द्वारा चोरी चुके मेहमानों के खाने में रसगुल्ला और चिक्कू खाने की घटना का वर्णन किया है। अब व्याख्या, व्याख्या में लिखेंगे, व्याख्या क्या है? मंटू पाठशाला से घर लौटने पर वहाँ किसी को नहीं पाता, यानी अपने माँ को या घर के किसी भी अन्य सदस्य को घर में नहीं पाता है। वह देखता है कि अनेक पकवान मेज पर सजे हुए हैं। उसे अनुमान होता है कि मेहमान घर पर भोजन के लिए आने वाले हैं। मेहमान कौन है? उनके चाचा। वह मेज पर रखे पकवान देखता है तो उसका मन काबू में नहीं रह पाता। अच्छे पकवान देखता है। अक्सर बच्चों में ये भावना आती है कि थोड़ा सा निकाल करके ले लेते हैं, खा लेते हैं। ये बच्चों की स्वाभाविक आदत होती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा पूछ करके मम्मी से, पापा से, या घर में और भी भाई बहन हो, जो भी घर में है, उसे पूछ कर ले तो ज़्यादा अच्छा होता है। इस तरह निकाल करके नहीं खाना चाहिए। तो उसका मन काबू में नहीं रहता, उसे उन्हें खाने की इच्छा होती है और धीरे से इधर उधर देखकर एक चिक्कू और एक रसगुल्ला खा लेता है। लेकिन तभी उसका मन उसे इस काम के लिए टोकता है। उसका मन कहता है कि ये तुमने बहुत गलत किया है। क्या गलत किया? बिना पूछे उसने फल और रसगुल्ला लेकर खा लिया था। मंटू, तुमने बहुत गलत किया है, तुमने अपनी माँ से बिना पूछे खाया है, यह ठीक नहीं है। ये इसका व्याख्या होगी। जो ऊपर पंक्तियाँ दी हुई हैं उसकी व्याख्या दी हुई है। अब विशेषता क्या है? इस गद्यांश में क्या विशेषता दी गई? भाषा अत्यंत सरल एवं व्यावहारिक है। बाल मनोविज्ञान का बड़ा सुंदर चित्रण है कि बाल विज्ञान का मतलब बचपन में सभी अक्सर बच्चे ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं, उनके बारे में बताया गया है। अब दूसरा वाला भी देखिए, गद्यांश दिया हुआ है, 4 दिए हुए, 4 गद्यांश। अब आगे देखिए, एक मैंने समझा दी, इस तरह आपको करिएगा। मंटू विचार विमर्श, अर्थ, गृहता, प्रतिक्रिया। मंटू की तरह यदि आपने कोई गलती की जिससे आपके माता पिता नाराज हुए हों तो ऐसी घटना बताइए। आप लोग अपने आप कर सकते हैं। आप लोगों ने अगर कभी घर में ऐसी कोई गलती की है और उस गलती के लिए आपके माता पिता ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया, वो आप स्वयं। सेकंड, यदि मंटू ने माँ से पूछकर खाया होता तो क्या माँ उसे मना करती? बड़ों से पूछकर या उन्हें बताकर काम करने से क्या लाभ हुए? चर्चा करेंगे। अगर हम माँ से पूछकर खाया तो माँ अवश्य देती बच्चे को। अगर टेबल पर रखे सामान में से नहीं देती तो अंदर जो रखा होता उसमें से ही कुछ निकाल करके बच्चे को दे देती। टेबल पर या मेज पर जो नाश्ता लगा था, जो पकवान लगे थे, उसमें से लगे सामान, सजे सामान में से न देकर अंदर एक्स्ट्रा जो सामान, अतिरिक्त सामान जो था खाने का, उसमें से निकाल कर माँ उसको दे देती। अगर वो मंटू बच्चा अपने माँ से पूछता तो यदि मंटू ने माँ से पूछा खाया होता तो माँ उसे मना नहीं करती। अगर मना नहीं करती तो उसका कोई उचित कारण होता। बड़ों से पूछकर या उन्हें बताकर काम करने से अधिक लाभ है।
एक तो क्या होता है कि वे हमसे अधिक अनुभवी होते हैं, उन्हें भले बुरे का पता होता है, उन्हें हमारी बहुत चिंता होती है। यदि हम अपने महत्वपूर्ण काम बड़ों की राय लेकर करें तो हमें सफलता मिलेगी। हमारे बड़े भी हमारे इस व्यवहार से प्रसन्न होंगे, हमारी जिंदगी अच्छे छात्रों में होगी। यदि अगर हम बड़ों से पूछ करके बता करके कोई काम करते हैं तो सब लोग हमारी तारीफ करेंगे, हमारी प्रशंसा करेंगे, हमें खुशी होगी कि हमने अच्छा काम किया है। हमें और भी उससे पूछ करके अच्छा काम करने की हमें प्रेरणा अंदर से मिलेगी कि हम और भी ऐसे काम करें और जिससे हमारी प्रशंसा हो। और इसके विपरीत हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे लोग हमारी निंदा करें और हमें आत्मग्लानि महसूस हो। पढ़ना, भाव समझना, भाव विस्तार। अब यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसका ऑप्शन किसने कहा, किसने कहा आज तुम दरवाजे पर क्यों नहीं मिली। ये बात किसने कही, मोंटू ने कही। किससे कही, अपनी बहन मम्मी से। तो पहला क्या होगा, ये बात किससे कही, मोंटू ने। अरे मोंटू भैया तुम ऐसे उदास क्यों बैठो। तो ये किसने कहा, मोंटू की बहन मम्मी ने। किससे कहा, मोंटू से कहा। इसी तरह मेहनत करोगे तो क्लास में फर्स्ट आओगे। फर्स्ट का मतलब होता है प्रथम श्रेणी। तो ये कौन कहता है, अध्यापक कहता है। किसको कहता है, मोंटू को। क्यों कहता है, क्योंकि उस अध्यापक के अनुसार उसने जो गणित के सवाल किए थे वो सारे सही थे और वे उससे सवालों से खुश होकर के उन्होंने मोंटू को कहा था कि अगर इसी तरह तुम प्रयास करते रहोगे तो तुम कक्षा में प्रथम भी आ सकते हो या आओगे। सेकंड, मोंटू जब स्कूल से घर पहुंचा तो उसे खाने की मेज पर क्या क्या चीजें दिखाई दी। मोंटू जब स्कूल से घर पहुंचा तो उसे खाने की मेज पर सेब, चीकू, संतरे, ये तो फ्रूट हो गए। उसके बाद स्वीट में क्या है, रसगुल्ले, दाल भुजी और उसकी माँ क्या लेके आई थी, बर्फी भी लेके आई थी बाजार से। आदि चीजें दिखाई। और घर पर मैंने समोसा भी बनाया था मोंटू के चाचा के लिए। मोंटू ने मम्मी और अध्यापक के सामने अपनी गलती कैसे स्वीकारी। अध्यापक को यह बताकर कि मैंने सवाल स्वयं नहीं किए, मैंने अपनी माँ से कराए हैं और इसलिए मेरे सारे सवाल सही हैं, ये उन्होंने सच बताया। दूसरा, अपनी माँ को यह बताया कि मैंने बिना आपकी अनुमति के या बिना आपसे पूछे मैंने मेज पर रखे हुए फलों में से एक चीकू और एक रसगुल्ला लेकर खाया है। इस सच्चाई को उसने बताया और अपनी गलती स्वीकार की कि हमें बिना पूछे नहीं खाना चाहिए। और अध्यापक को ये बताया कि मैं आगे से यही को अपना काम स्वयं करूँगा। तो इस तरह उसने अपनी माँ और अध्यापक के सामने अपनी गलती स्वीकार की। पाठ समझकर उत्तर दीजिए। मोंटू की माँ उसके चाचा ने उसके चाचा के लिए क्या क्या तैयारियां की थी। मोंटू की माँ ने उसके चाचा के खाने के लिए उन्हें तैयारी की थी। मेज पर खाने की अनेक चीजें सजाई थी जिसमें सेब, चीकू, संतरे, रसगुल्ले, दाल भुजी इत्यादि थे। माँ उनके लिए समोसे भी बना रही थी। बाजार से बर्फी मिठाई भी खरीद कर लाई थी। बर्फी मिठाई मोंटू के चाचा को बहुत ही पसंद थी। स्कूल से छूटने के बाद जब मोंटू घर आया तो उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी दिखाई नहीं थी। उस समय उसके मन में क्या विचार आए होंगे। माँ के ना मिलने पर मोंटू के मन में अनेक विचार आए होंगे, जैसे क्या माँ की तबीयत खराब है और वे अस्पताल गई हैं, क्या घर के सब लोग मुझे छोड़कर कहीं घूमने चले गए हैं, क्या माँ नानी के गांव घूमने चली गई, क्या माँ बाजार से मेरे लिए कुछ खरीदने गई है, क्या किसी रिश्तेदार की तबीयत खराब है और माँ उसे देखने गई है, क्या माँ मेरे लिए किचन में समोसे बना रही है, इत्यादि विचार उसके मन में आए होंगे। मोंटू अपने आप को बिल्कुल धोखा क्यों महसूस कर रहा था।
मैं शॉर्ट में इसका मैं बता रही हूँ क्योंकि उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी। माँ को भी अपनी गलती बता दी थी कि मैंने बिना पूछे आपसे रसगुल्ला और चिक्कू खाया है, और अध्यापक को भी बता दिया कि मैंने जो आपने गृह कार्य के लिए गणित के सवाल दिए थे वो मैंने स्वयं नहीं किया, अपनी माँ से कराया था। इस सच्चाई को बताकर उसने अपने आप को बिल्कुल हल्का महसूस किया। पढ़ने की योग्यता का विस्तार अपठित अवतरण, यह अपठित है, हाँ, अनसीन पैसेज जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हो, ये अपठित है और ये अजूतर है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, वैसे मैंने भी पढ़ लिया है, अब मैं इतना नहीं है टाइम कि मैं ये भी पढ़ूँ, या आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर मैं आपको बता दे रही हूँ। नोबेल अपनी माँ के सामीप्य में अधिक क्यों बने रहे? क्योंकि वो बहुत ही कमजोर था, दुर्बल था, हाँ? और उसकी देखभाल की विशेष आवश्यकता थी, क्योंकि उन्हें देखभाल की विशेष आवश्यकता थी, इसलिए नोबेल अपनी माँ के समीप में अधिक बने रहे। नोबेल ने क्या वसीयत की? उन्होंने वसीयत की कि उनकी धन संपत्ति आविष्कारों में लगाई जाए। सूचना, ये दो हो गए आपके। अब सूचना, नोबेल अपने मन की आवाज को अधिक महत्व क्यों देते थे? सफलता के लिए आत्मविश्लेषण जरूरी है। कोई भी आविष्कार या नवीन कार्य तभी संभव होता है जब हम अपने विचारों का विश्लेषण करें। मैंने आपको विश्लेषण का बताया कि हमें ये सोचना चाहिए, हमारे अंदर ये जिज्ञासा आनी चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि हमें कौन सा काम करना चाहिए। इसलिए नोबेल अपने मन की आवाज़ को अधिक महत्व देते थे, क्योंकि उनकी अंतरात्मा गलत काम करने की प्रेरणा कभी भी नहीं देती थी, हमेशा अच्छे काम करने की भी प्रेरणा देती थी, इसलिए वे मन की आवाज़ को अधिक महत्व देती थी। नोबेल को अपनी माँ ग्रंथों नोबेल को उनकी माँ धर्म ग्रंथों से प्रेरित कथाएं क्यों सुनाया करती थी? माँ अपने दुर्बल एवं भाव बेटे को मानसिक रूप से अत्यंत सबल बनाना चाहती थी, इसलिए वे उन्हें धर्म ग्रंथों की कहानियाँ सुनाती थी। व्यक्ति सृजनात्मक, अब ये क्वेश्चन दिए हैं, इसको 4-5 वाक्य में लिखना है। वैसे मैंने आपको सारांश बताया हुआ है, और क्वेश्चन जो है, कॉन्फ्रेंट चोरी से मिठाई खाने के बाद उनका रहने लगा, आपसे कोई गलती हो जाए तो आपको कैसा लगा? जैसा मंटू को लगा था वैसे हमें भी लगेगा, और हमें भी यह सोचना चाहिए कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। जो भी अगर कोई गलती होती तो हमें बता देना चाहिए, और गलती करने पर हमें क्षमा भी मांग लेनी चाहिए। अपने मन की बात दूसरों को बताने से मन हल्का होता है कि यह स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। कैसे? अपने मन की बात दूसरों को बताने से मन हल्का हो जाता है, क्योंकि अगर हम किसी से, हमको कोई अंदर से पीड़ा है, तकलीफ है, दुख है, या हमें किसी बात की शंका है, हमें बहुत ही उस चीज़ के कारण मानसिक तनाव है, तो हमें दूसरों से अगर हम बताते तो दूसरा व्यक्ति हमें उस समस्या का समाधान बताता है, और जो उचित होता है, जो हमें उचित लगता है। तो इस तरह जब हमें कोई सही रास्ता दिखाता है, सही प्रश्न का समाधान, किसी बात का सही समाधान बताता है, तो हमारा मन हल्का हो जाता है, और ये हमारे लिए इस तरह होने से हमारा स्वास्थ्य रहेगा, हमारा मानसिक तनाव दूर होगा, हम आंतरिक सुख की अनुभूति होगी। देखिए इसमें दिया है, यदि हम अपने मन की बात किसी को नहीं बताते तो हमारे मस्तिष्क पर बोझ बढ़ता जाता है, कोई हमारा अच्छा दोस्त नहीं बन पाता, हम अपने आप को दुखी रहने लगते हैं। यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि हमारा मन स्वस्थ न हो तो तन भी स्वस्थ नहीं रह सकता है, इसलिए हमें अपने मन की बात लोगों के साथ बांटनी चाहिए। यह हमारे मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होगा। इस तरह ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है। मंटू ने रसगुल्ला चिक्कू खाने के बाद अपनी माँ को किस प्रेरणा के आधार पर बताई, उसको यह प्रेरणा कैसे मिली? मंटू ने रसगुल्ला चिक्कू खाने के बाद अपनी माँ को अपने मन की प्रेरणा से बताई। उससे
पहले उसने अपने अध्यापक के सामने अपनी होमवर्क वाली गलती स्वीकार की। ऐसा करने पर उसका मन हल्का हो गया। जब उसने अध्यापक के सामने अपनी गलती स्वीकार कर ली कि मैंने अपना गृह कार्य स्वयं नहीं किया, अपनी माँ से कराए हैं, तो उसने अपनी गलती जब स्वीकार कर ली तो अध्यापक ने उन्हें क्षमा कर दिया। और इसी प्रकार बाद से भी जब उसने अपनी चोरी की बात को पर स्वीकार कर ली कि मुझे बिना पूछे आपकी अनुमति के बिना मुझे कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए थी, नहीं उठानी चाहिए थी, उसकी माँ ने भी उसे क्षमा कर दिया। इस पर उसका मन हल्का हो गया। उसने अपनी माँ के सामने अपनी गलती स्वीकार कर ली। निम्नलिखित प्रश्न को 8-10 वाक्यों में लिखे। ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख करके लिखिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सरसाइज समझाया मंटू का चरित्र कैसा है और अपराध स्वीकार कर लेने के बाद मम्मी और अध्यापक ने मंटू के संबंध में क्या सोचा। आगे सृजनात्मक अभिव्यक्ति, ये डायलॉग्स है। पाठ के आधार पर मंटू मम्मी और मम्मी का वार्तालाप बताइए किया हुआ है। उसके बाद प्रशंसा में अपनी गलती मान लेना अच्छे लोगों की निशानी है। ऐसा क्यों कहा जाता है? अपने विचारों में अपनी गलती मानने वालों में ही सुधार की संभावना होती है। अगर हम कोई गलती करते हैं जो हमारी नासमझी में होता है, जिसको हम जानबूझ के, हर इंसान जानबूझ के गलती नहीं करता, अनजाने में जो भी गलती होती है अनजाने में होती है। और अगर वो अनजाने में की हुई गलती को दूसरा उसको समझाता है, बताता है और गलती करने वाला अपनी गलती को मान लेता है, तो वह अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करता है, अपने अंदर सुधार लाता है ताकि भविष्य में आगे उससे कोई गलती ना हो। जो अपनी गलती नहीं मानते वे अपने मन में सुधार भी नहीं कर सकते। आत्मविश्लेषण करने वाले लोग ही आत्म सुधार कर सकते हैं। अच्छा, सफल व महान इंसान बनने के लिए स्वयं में निरंतर सुधार करने की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा जाता है कि अपनी गलती मान लेना अच्छे लोगों की निशानी होती है। अब देखिए मुहावरे। पेट में चूहे कूदना बहुत भूल वाक्य आप अपने आप बनाइए। कोई रहना, किसी बात का ध्यान ना रखना, डांट खिलाना, क्रोध में बोलना, पीठ थपथपाना, प्रशंसा करना। अब इसमें यह आपको पढ़ते समय मालूम हुआ कि कुछ शब्द पुरुष जाति का विरोध कराते हैं, कुछ स्त्री जाति का विरोध कराते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का विरोध कराए उसे पुल्लिंग कहते हैं, जो शब्द स्त्री जाति का विरोध कराता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे आपको इंग्लिश में मैस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनिन जेंडर है ना, तो ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग तो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। प्राणी वस्तुओं के लिंग का निर्धारण व्यवहार के आधार पर होता है, यद्यपि इनके नियम उपलब्ध हैं। कुछ अप्राणीवाचक शब्दों के उदाहरण हैं। रसगुल्ला, रसगुल्ला क्या है? ये पुल्लिंग। मिठाई स्त्रीलिंग। ऐसी ये सूचित की है, इसको देख करके आप लिख लीजिएगा कि क्या क्या है। परियोजना का घर में मेहमान, पाठ में मेहमान को मेज पर खाना परोसने की बात दर्शाइए। अपने घर के बड़ों से पूछकर बताइए और उनके समय में खाना परोसने की कौन कौन सी पद्धतियाँ प्रचलित थी उनके बारे में उनके लिए दिया हुआ है। आपका अपने आप करना है। वह आवाज़ कहानी का संदेश क्या है? इस कहानी का संदेश यह है कि यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो तुरंत उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, उसमें सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। जो अपनी गलती मानते वे स्वयं में भी सुधार कर सकते हैं। आत्म सुधार के लिए आत्मविश्लेषण आवश्यक है। अच्छा, सफल व महान इंसान बनने के लिए स्वयं में निरंतर सुधार करने की आवश्यकता होती है। मांटू के घर में मेज पर खाने के व्यंजन पसंद थे। मांटू के घर में उसके अशोक चाचा खाने पर आने वाले थे, इसलिए खाने की मेज पर इसलिए खाने की चीजें है वो मेज पर सजाई गई थी। उस पर तरह तरह के व्यंजन रखे गए थे। माँ उनके लिए बाजार से बर्फी लाने गई थी। अशोक चाचा को यह बर्फी बहुत पसंद है। जिस समय मंटू स्कूल से आया था तो उस समय उसको घर में कोई नहीं मिला था, कोई भी नहीं था। उसकी माँ कहाँ गई थी? मंटू के जो अशोक चाचा थे उनके लिए बर्फी लाने के लिए बाजार गई थी। मंटू को खुश करने के लिए किसने क्या किया?
मंटू को खुश करने के लिए पम्मी ने अनेक कहानियाँ सुनाई। अशोक चाचा ने उसे कई गाने सुनाए। पम्मी ने उसे खुश करने के लिए दुलार किया, उसके स्कूल का काम भी किया, लेकिन मंटू का मन स्वस्थ नहीं हुआ क्योंकि वो उसने जो गलतियाँ की थी उसने उस समय स्वीकार नहीं की थी, ना माँ के सामने स्वीकार की थी और ना ही अध्यापक के सामने स्वीकार की थी। इसलिए वो मन से स्वस्थ नहीं था और सब लोग उसे प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे थे। अब सही विकल्प क्वेश्चन लिखिए। वह आवाज कहानी के लेखक कौन है? खा, विष्णु प्रभाकर। इसको ये सही है। वह आवाज से क्या सीख मिलती है? आत्म सुधार, कि हमें आत्म सुधार की सीख मिलती है। का ऑप्शन जो है वो सही है। फर्स्ट वन में खा, सेकंड वन में का। विष्णु प्रभाकर को इस रचना के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। अर्धनारीश्वर साहित्य के रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। मंटू के घर खाने पर कौन आने वाले थे? खा, अशोक चाचा। अशोक चाचा को क्या अधिक पसंद था? गा, बर्फी। मंटू को गलती स्वीकार करने के लिए किससे प्रेरित किया? उसके मम्मी। मंटू ने अपना होमवर्क किससे करवाया था? गा, अपनी मम्मी से। मंटू को हंसाने के लिए चाचा ने क्या किया था? गीत सुनाए थे। मंटू का मन क्यों उदास था? क्योंकि घर आने पर माँ वहाँ नहीं थी। 10 वह आवाज क्या है? गद्य है, विपद है, कहानी है, क्या है? तो इसमें दिया गया है निबंध, जीवनी, संस्मरण, कहानी। तो घा कहानी, घा ऑप्शन जो है वो सही है। नीचे विलोम शब्द दिए हुए हैं, इसको आप लोग कर लीजिएगा। धन्यवाद। अगर कहीं आपको शंका हो, समझ में आए तो आप लोग पुनः स्कूल में आकर पूछ लीजिए। धन्यवाद।